what is momentum? Momentum is given by the measure of the quantity of motion possessed by the body. मतलब किसी भी बॉडी में मोशन वो कितना ज़्यादा पोजेस करता है, इस क्वांटिटी का नाम होता है मोमेंटम. मोमेंटम इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच इज गिवन बाय p. सो p इज इक्वल टू m इंटू v. ना ये मोमेंटम एग्जैक्टली है क्या? डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि मोशन कितना है वो मोमेंटम होता है, बट एग्जैक्टली क्या है अब ये समझते हैं. मान लो कि आपके पास में एक कार है. अब वो वापस वही कार है जो आप स्टार्टिंग में चला रहे थे, बट अब इस बार कोई और उसे चला रहा है और आप उसके आगे खड़े हो. अब अगर उस कार की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है और वो आके आपको स्ट्राइक करती है, तो हो सकता है आपको लगे, हो सकता है ना लगे. बट अगर वही कार आपको 50 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आके आपको स्ट्राइक करे, तो आपको एक बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है. अब ऐसा क्यों हुआ? कार तो हमारी सेम ही रही दोनों ही केसेस में. क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी 5 से 50 हुई, 50 से 100 हो गई. मतलब वेलोसिटी जैसे जैसे ज़्यादा हमने करी, वो कितना ज़्यादा आप पे फोर्स लगा रही है वो भी चेंज हो गया, विच इज़ गिवन बाय द वेलोसिटी इन द इक्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब इसी जगह पे अगर हमारे पास एक छोटी सी बॉल होती और वो मैं आपको कुछ स्पीड से मारता और एक बड़ा सा रॉक ले लूँ और उतनी स्पीड से अगर वो फेंक के दूँ, तो हो सकता है कि आपको रॉक से बहुत ज़्यादा इंजरी हो बट बॉल से बिल्कुल ना हो. अब इस केस में हमने क्या चेंज किया? वेलोसिटी तो हमने सेम रखी, बस एक छोटी बॉल ली और दूसरी जगह पे एक बड़ा सा रॉक लिया. सो वी आर चेंजिंग द मास एंड ऑल्सो विद दिस द फोर्स इज गेटिंग चेंज्ड विच इज गिवन बाय द m इन द फॉर्मूला. सो बेसिक आइडिया क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्ट का मास या उसकी वेलोसिटी दोनों में से कुछ भी चेंज करते हो, बढ़ाते हो या कम करते हो, तो कितना फोर्स आप पे अप्लाई करेगी वो भी चेंज हो जाता है. बेसिकली वो कितना मोशन रखेगी वो चेंज हो जाता है, विच इज गिवन बाय मोमेंटम. सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब ऐसा क्यों? सी p इज इक्वल टू m इंटू v. नाउ यू नो द मास डजेंट हैव अ डायरेक्शन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. आपका मास अगर 50 kg है तो 50 kg ही है, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि 50 kg इन द नॉर्थ डायरेक्शन. सो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. व्हाट इज लेफ्ट? द वेलोसिटी. एंड वी वेरी वेल नो दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो हमारा मोमेंटम भी कैसा हो जाएगा? वेक्टर. और क्योंकि वेलोसिटी इज द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द इक्वेशन, सो मोमेंटम विल हैव द सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी. एंड फाइनली द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड. सिंपल, मास का होता है kg और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड. नाउ व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज गिवन बाय द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी. मतलब किसी भी बॉडी में मोशन वो कितना ज़्यादा पोजेस करता है, इस क्वांटिटी का नाम होता है मोमेंटम. मोमेंटम इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच इज गिवन बाय p. सो p इज इक्वल टू m इंटू v. ना ये मोमेंटम एग्जैक्टली है क्या? डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि मोशन कितना है वो मोमेंटम होता है, बट एग्जैक्टली क्या है अब ये समझते हैं. मान लो कि आपके पास में एक कार है. अब वो वापस वही कार है जो आप स्टार्टिंग में चला रहे थे, बट अब इस बार कोई और उसे चला रहा है और आप उसके आगे खड़े हो. अब अगर उस कार की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है और वो आके आपको स्ट्राइक करती है, तो हो सकता है आपको लगे, हो सकता है ना लगे. बट अगर वही कार आपको 50 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आके आपको स्ट्राइक करे, तो आपको एक बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है. अब ऐसा क्यों हुआ? कार तो हमारी सेम ही रही दोनों ही केसेस में. क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी 5 से 50 हुई, 50 से 100 हो गई. मतलब वेलोसिटी जैसे जैसे ज़्यादा हमने करी, वो कितना ज़्यादा आप पे फोर्स लगा रही है वो भी चेंज हो गया, विच इज़ गिवन बाय द वेलोसिटी इन द इक्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब इसी जगह पे अगर हमारे पास एक छोटी सी बॉल होती और वो मैं आपको कुछ स्पीड से मारता और एक बड़ा सा रॉक ले लूँ और उतनी स्पीड से अगर वो फेंक के दूँ, तो हो सकता है कि आपको रॉक से बहुत ज़्यादा इंजरी हो बट बॉल से बिल्कुल ना हो. अब इस केस में हमने क्या चेंज किया? वेलोसिटी तो हमने सेम रखी, बस एक छोटी बॉल ली और दूसरी जगह पे एक बड़ा सा रॉक लिया. सो वी आर चेंजिंग द मास एंड ऑल्सो विद दिस द फोर्स इज गेटिंग चेंज्ड
विच इज गिवन बाय द m इन द फॉर्मूला। सो बेसिक आइडिया क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्ट का मास या उसकी वेलोसिटी दोनों में से कुछ भी चेंज करते हो, बढ़ाते हो या कम करते हो, तो कितना फोर्स आप पे अप्लाई करेगी वो भी चेंज हो जाता है। बेसिकली वो कितना मोशन रखेगी वो चेंज हो जाता है, विच इज गिवन बाय मोमेंटम। सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ऐसा क्यों? सी P is equal to m into v. Now you know the mass doesn't have a direction. It is a scalar quantity. आपका मास अगर 50 kg है तो 50 kg ही है, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि 50 kg in the north direction. So mass is a scalar quantity. What is left? The velocity. And we very well know that velocity is a vector quantity. तो अगर velocity vector है तो हमारा momentum भी कैसा हो जाएगा? Vector. और क्योंकि velocity is the only vector quantity in the equation, so momentum will have the same direction as the velocity. And finally, the SI unit of momentum is kg meter per second. Simple, mass का होता है kg और velocity का होता है meter per second. Now, momentum से हमने एक बहुत ही important law दिया था, हमने नहीं, आइजैक न्यूटन ने दिया था. That was the second law of motion. Now what does this law state? It states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. मतलब क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट में उसका rate of change of momentum will be directly proportional to the applied unbalanced force. इसका मतलब ऐसा हुआ कि कोई भी अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और आपने उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्वियसली फोर्स अप्लाई करने के वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हुई. एंड व्हाट इज मोमेंटम? m इंटू वी. वी चेंज हो गया मतलब मोमेंटम एज अ होल भी चेंज हो जाएगा. देयरफॉर द चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम विच इज कॉल्ड द रेट. सो द लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. अगर वो आपने जो फोर्स लगाया है, फोर्स ज़्यादा लगाओगे तो मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा. दिस इज़ द लॉ. अब अगर हम इस लॉ को थोड़ा उल्टा करें, मतलब क्या? अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को थोड़ा कम करें तो हमारा अप्लाइड फोर्स भी कम हो जाएगा. इस चीज़ को हम थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ. आपने क्रिकेट तो देखा ही होगा. क्रिकेट में कोई एक फील्डर कैच कैसे पकड़ता है? कभी कभार वो डायरेक्टली पकड़ता है, बट मोस्टली कोई भी फील्डर अपना कैच पकड़ते हुए हाथ नीचे करता है. अब ये ग्रेजुअली से नीचे क्यों करता है? डायरेक्टली क्यों नहीं पकड़ लेता? टाइम क्यों वेस्ट करता है अपना? एग्जैक्टली टाइम का ही खेल है. समझते हैं कैसे. मान लो कि ये बॉल की कोई भी वेलोसिटी v रही होगी. बॉल की वेलोसिटी v थी और जब उसने इसे पकड़ लिया ऑब्वियसली बॉल रुक जाएगी. बॉल रुक गई मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगी. इनिशियल वेलोसिटी v से बॉल 0 पे आ गई मतलब क्या चेंज हो गया? मोमेंटम, बिकॉज द वेलोसिटी इज चेंजिंग. सो देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम. देयर वुड बी अ रेट ऑफ दैट चेंज ऑल्सो, हेंस देयर वुड बी एन अप्लाइड फोर्स फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब अगर फर्स्ट सिनेरियो लेते हैं कि फील्डर ने बॉल डायरेक्टली तुरंत रोक दी, मतलब क्या हुआ? इमीडिएटली रोकने की वजह से जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है बहुत फटाफट हो रहा है, इमीडिएटली हो रहा है. जरा से मिली सेकेंड्स में ये चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा होगा. मतलब क्या होगा? हमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आप फॉर्मूला देखो तो हमारा टाइम कहाँ आता है? नीचे. इफ़ द टाइम इज लेस देन द होल इक्वेशन की क्वांटिटी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी. एंड फ्रॉम द सेकेंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा हो गया मतलब उसके हाथ पे जो अप्लाइड फोर्स होगा बहुत ज़्यादा होगा, तो उससे इंजरी हो सकती है. दैट्स वाई वो हाथ ऐसे ग्रेजुअली नीचे लेके जाता है और उसको धीरे धीरे बॉल को रोकता है. धीरे धीरे बॉल रोकेगा मतलब टाइम बढ़ जाएगा. टाइम बढ़ गया मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? कम. तो उसके हाथ पे फोर्स कम आएगा. ये था हमारा एग्जाम्पल. ऐसे बहुत सारे और सिनेरियोज है. आपने अगर कभी ओलंपिक्स देखा होगा तो उसके अंदर पोल वॉल्ट्स या फिर ऐसे एक्टिविटीज़ जो होती है, या तो रेसलिंग होती है, उसके अंदर कभी भी ये सब चीज़ें नॉर्मल ग्राउंड पे नहीं होती, बिकॉज द ग्राउंड इज़ वेरी स्टिफ. तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होता. बट वी यूज़ अ सर्टेन थिंग कॉल्ड फोम. हम ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए फोम यूज़ करते हैं बिकॉज द फोम ऑल्सो इंक्रीजेस द टाइम
इन विच द मोमेंटम इज चेंजिंग। ऑब्वियसली ये पोल वोल्ट या ऐसी कोई एक्टिविटी करते हुए एथलीट जब ऊपर से नीचे वो गिरेगा उसके ऊपर, तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर वो वेलोसिटी हम अचानक से रोक दे, अगर वो ग्राउंड पे गिरता तो अचानक से वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी। मतलब सिंपल है, हमारा जो उसका फोर्स होगा जो उस बॉडी पे लगेगा उस एथलीट पे बहुत ज़्यादा होगा। एंड द सेम थिंग गोज अगेन विच वेंट विद द फील्डर, उस पर इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम ऐसा एक फोम यूज़ करते हैं, क्योंकि फोम उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली कम करेगा, मतलब उससे फोर्स कम लगेगा, हेंस द चांसेस ऑफ एन इंजरी वुड गो डाउन। सो दिस वॉज आवर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली डिराइव करते हैं। सपोज वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m, इट इज इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी u, इस u वेलोसिटी से वो चल रहा है। अब मैं इस पे सडनली एक फोर्स लगाता हूं F, जिसकी वजह से बॉडी में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और उस एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी की स्पीड बढ़ने लगेगी एंड द फाइनल वेलोसिटी इट हैज इज स्मॉल v। अगर मेरे पास कुछ ऐसा सिनेरियो है तो हमने मोमेंटम पढ़ा है, व्हाट वुड बी द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, लेट मी नेम इट p1। सो p1 हमारा कितना हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी m multiplied by the initial velocity, so p1 is equal to m into u। what would be the final momentum, हमारा फाइनल मोमेंटम हो जाएगा p2, मास हमारा सेम रहेगा, multiplied by the final velocity that is small v। now if I calculate the change in momentum, what would be the change in momentum, delta p। डेल्टा हमारा क्या बताता है, चेंज इन एनी क्वांटिटी। तो डेल्टा p मतलब क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। चेंज कैसे लिखते हैं हम, the final quantity minus the initial one। p2 is final momentum, p1 is initial momentum। तो डेल्टा p हमारा क्या हो जाएगा, p2 minus p1, change in momentum। what would be this, p2 that is m into v minus p1 m into u। तो हमारा चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, अगर मैं m को बाहर ले दूं तो m v minus u। दिस इज आवर चेंज इन मोमेंटम। लेट्स नेम इट द फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने पढ़ा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर दैट द फोर्स ऑन एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम। तो हमारे पास अगर F हम लिखना चाहें तो हम F कैसे लिख सकते हैं, F दिस अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, जो हमने लिखा है डेल्टा P डिवाइडेड बाय द टाइम, जिसको मैं T ले लेता हूं। वो टाइम क्या है, वो टाइम जिसके लिए ये फोर्स हमने अप्लाई किया है, वो टाइम जितने तक उस पर एक्सेलरेशन था। सो F क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डेल्टा V की वैल्यू m v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। नाउ इसको मैं थोड़ा अगर चेंज करूं, कुछ ज़्यादा नहीं, बस m को अलग लिखूं, एंड इफ आई राइट v माइनस यू बाई t टुगेदर, now we already know that what is this quantity called, this quantity is called the acceleration। ये क्वांटिटी हमारी कितनी हो गई, एक्सेलरेशन a। तो हमारा फाइनल कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन आफ्टर राइटिंग दिस, f is directly proportional to m remains as it is and this quantity is a, therefore it becomes f is directly proportional to m into a। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, कि इसकी ये क्वांटिटी जब हमारी बढ़ेगी तब ये वाली क्वांटिटी भी बढ़ेगी। दिस मीन्स दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। अब हमें इक्वेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमें कोई यूज नहीं है, इससे हम मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, वी नीड एन इक्वल साइन ओवर देयर। तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी राइट KMA। व्हाट इज दिस K, दिस K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कोई भी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल्स लगाना हो तो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्दर कि ये क्या होता है। मान लेते हैं कि ये क्वांटिटी अगर हमारी 5 है तो ये क्वांटिटी 10 हो जाती है। अगर मैं इस क्वांटिटी को 5 की जगह पे 10 कर दूं तो ये कितनी हो जाएगी, 20। 15 करूं तो ये 30। बेसिकली यू आर सीइंग अ पैटर्न, ये क्वांटिटी जितनी भी है उसका डबल ये है। देयरफॉर अगर ये डबल है तो फिर इस केस में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कितनी हो गई, 2। बेसिकली अगर मेरे पास इस बार MA की वैल्यू अगर 5 है तो फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K कितना है, 2। तो M कितना आ गया, F कितना आ गया हमारे पास, 10। देयरफॉर वी हैव एन इक्वेशन दैट F इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ MA।
यही चीज अगर थ्राइस होती तो k की वैल्यू 3 हो जाती, 4 टाइम्स होती तो 4 हो जाती। मतलब k कोई भी एक ऐसी वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है, जिसकी मदद से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। सो f इज इक्वल टू kma। नाउ इन ऑर्डिनरी कंडीशंस वी टेक k एज इक्वल टू 1। a k इक्वल्स टू 1 कैसे निकाला हमने प्रैक्टिकली इसको देखा, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड किया कि अगर बॉडी का मास और एक्सेलरेशन हमें पता है तो फोर्स उस पर कितना है, एंड वी नो दैट k इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, इफ आई राइट k इज इक्वल टू 1, देयरफॉर व्हाट डज द फोर्स बिकम 1, तो 1 हट जाएगा, दिस बिकम्स m into a, and this is the final equation for second law of motion. The force is equal to the product of the mass of the body multiplied by the acceleration produced on that. So this is F is equal to m into a. इसकी मदद से हमें क्या बता सकते हैं, that if there is 1 unit of force, तो उसकी definition क्या लिख सकता हूं, 1 unit of force is the acceleration produced on the body, that is 1 meters per second square on a mass of 1 kg. So 1 unit of force कितना हो गया, 1 Newton. That the unit of force is Newton, we know that. Therefore 1 Newton मैं कैसे define करूंगा, if the acceleration produced on 1 kilogram of body is 1 meter per second square, we say that the force on that body is 1 Newton. So this was our derivation of second law of motion. Now there is a very interesting thing to see. हमने अभी हमारा second law of motion derive किया, which was F is equal to m into a. अब हम सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। वी नो दैट फ्रॉम द सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू m into a. नाउ व्हाट वाज a? द एक्सेलरेशन. एंड व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? द चेंज इन वेलोसिटी एंड इट्स रेशियो विद द चेंज इन टाइम। मतलब कितने टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, दैट वाज आवर एक्सेलरेशन, विच वाज गिवन बाय v minus u by t. सो लेट्स पुट दैट वैल्यू। तो हमारा f क्या हो जाएगा, m v minus u by t. अब हमारा जो f है, हमारा जो t है, अगर हम उसे यहाँ पे लेके आए, सो द इक्वेशन बिकम्स ft इज इक्वल टू m v minus u. नाउ व्हाट वाज द फर्स्ट लॉ, कि हमारी अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, वो तब तक करती जाएगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। बेसिकली f विल बी इक्वल टू 0, फोर्स नहीं है मतलब f इज इक्वल टू 0. सो लेट्स पुट दैट. So we put F is equal to 0 in this equation. So what does the equation become? M v minus u is equal to 0. अब ब्रैकेट्स खोल देते हैं तो क्या होगा, m हमारा यहाँ पे चला जाएगा and it will be getting divided by 0, which would again become 0. So what are we left with? V minus u is equal to 0. Taking u on the other side we get v is equal to u. मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स अगर हमारा 0 था, मतलब हमारी इनिशियल वेलोसिटी u बिकम्स इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी v. बेसिकली ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करी क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हमारा 0 था, विच वॉज एसेंशियली द फर्स्ट लॉ. हेंस द सेकेंड लॉ कैन ऑल्सो हेल्प अस डिराइव द फर्स्ट लॉ इन दिस वे.